हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हाइड्रोजन कवर करेंगे। बहुत सारी रिएक्शन बेटा आप पढ़ चुके हो, इसकी पहले से आपको पता है। कुछ नई रिएक्शन आएंगी, उन पर अपने को फोकस करना है, ठीक है। चलो भाई, वो पुरानी रिवाइज भी करवा दूंगा। वेलकम है सभी लोगों का। कहानी यहां से स्टार्ट होती बेटा, है ना। जेडएन की रिएक्शन बेटा एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन की हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और लैब मेथड है ये। जेडएन की H+ के साथ क्या बनेगा? Zn2+ बनेगा और H2 गैस निकलेगी। कितनी आसान रिएक्शन है ना। Zn की NaOH के साथ बेटा सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट नाम है बेटा, है ना। सोडियम जिंकेट इसका नाम है। इससे क्या पता चलता है? इससे आपको Zn का एम्फोटेरिक नेचर पता चलता है। ऐसा मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। अगला है बेटा कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब यहां पर H+ लिख दिया है ना। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? H2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा? O2 बनेगा। सिंपल रिएक्शन है। अगला है, अगर आपको हाई प्यूरिटी हाइड्रोजन चाहिए, ग्रेटर देन 99.95% से ज्यादा प्योर हाइड्रोजन चाहिए, तो एक्वस BaOH होल ट्वाइस का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। क्या बनेगा? ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, BaOH होल ट्वाइस को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? Ba2+ बनेगा और 2 टाइम्स क्या बनेगा? OH- बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं एक्वस है तो पानी भी तो होगा, और अगर पानी होगा तो H+ और OH- होगा। अब कैटायन है आपके पास 2 और एनायन एक ही है, तो एनायन तो बेटा माइग्रेट करता है एनोड की तरफ, और कैटायन इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन नीचे आता है बेटा? H+। तो माइग्रेशन किसका होने वाला है? किसका होने वाला है? H+ का माइग्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो कैटायन माइग्रेट करेगा कहां पर? कैथोड पर। तो एट कैथोड क्या होने वाला है? एट कैथोड जो रिएक्शन होगी, बैलेंस करके लिख रहा हूं पूरी, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा? 2 H2 बनेंगे। और एट एनोड एनायन कहां माइग्रेट करेगा बेटा? एनोड पर। तो 4 OH- क्या देगा? 2 वाटर देगा प्लस O2 देगा प्लस 4 क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको 4 इलेक्ट्रॉन? यस, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ BaOH होल ट्वाइस में हाइड्रोजन कहां मिलती है? तो आपका आंसर क्या होगा? कैथोड पर मिलती है। O2 कहां मिलती है? आपका आंसर होगा एनोड पर मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने ये सब पढ़ा रहा है ना। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, पॉज करके नोट करते जाओ। अगला देखना बेटा क्या कह रहे हैं। अगले में क्या कह रहे हैं? अगली थर्ड रिएक्शन क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ NaOH एंड Cl2 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या होता है बेटा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ब्रेक करना जरा। NaCl को तोड़ोगे क्या बनेगा? Na+ और Cl- बनेगा। और पानी को तोड़ोगे क्या बनेगा? H+ और OH- बनेगा। अब एनायन और कैटायन दो आ गए, तो कैटायन अगर 2 हैं तो कौन माइग्रेट करेगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा। कहां जाएगा बेटा? कैटायन है तो कैथोड पर जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी? H+ इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? H2 बना लेगा, सही है। और Cl- माइग्रेट करता है इन दोनों में, याद रखना पड़ेगा आपको ये, है ना। तो एनायन माइग्रेट करेगा कहां पर? एनोड पर। बहुत बढ़िया। तो Cl- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्या बना देगा? Cl2+ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करके लिखना हो तो ऐसे कर दो, हो गया कम, ठीक है। अब क्या बच गया देखो जरा। Na+ बच गया, OH- बच गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर क्या बेटा? आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिक। यस, यू आर माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आ रहा है? बेसिक आ रहा है। क्यों? NaOH बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है और बाई प्रोडक्ट H2 के फॉर्म में मिलता है इसमें, ठीक है। नोट कर लो इसको, ओके। चलें आगे। चलो बेटा अगला है। अगली रिएक्शन देखना जरा क्या कह रहे हैं। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन एंड कोक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड कोक के साथ रिएक्शन कराओगे इसकी स्टीम की तो हो जाएगी। क्या होगा? CnH2n+2। ये क्या है बेटा? अल्केन है। तो अल्केन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? वाटर से करा रहे हो। तो क्या बनेगा यहां पर बेटा? CO बनता है। बैलेंस करके लिख रहा हूं, NCO बनेंगे और 2n+1 क्या बनेंगे यहां पर?
H2 बनेगा, चेक कर लो जरा, NCO हो गए और 2n+1 H2 हो गए, मतलब 4n+2 H2 होना चाहिए। तो 2n ये हो गया, 4n ये हो गया, 4n+2 बिल्कुल सही है, बैलेंस है ना बेटा। अगली रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन को, ठीक है। तो CH4 की रिएक्शन H2 के साथ होती है, जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है 1270 केल्विन और निखिल के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना देता है बेटा, CH4 + H2, ये आपको दे देगा स्टीम, अच्छा H2 नहीं, यहां H2O होगा, यहां पर गड़बड़ है थोड़ा, स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग है ना, तो यहां H2O आना चाहिए। तो CH4 + H2O ये क्या देगा, CO + H2 देगा, ठीक है। ये H2 यूज नहीं होगा यहां पर, H2O है, यहां पे करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो H2O के साथ बेटा रिएक्शन होगी 1270 पर, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो रिएक्शन बेटा यही वाली है, ऊपर वाली ही रिएक्शन है, H2 गलत लिख दिया था, H2 आएगा। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन है, तो स्टीम और मीथेन रिएक्शन करके देना चाहिए, है ना। तो CO + H2 इसमें बनता है, बाकी बैलेंस तो आप कर ही लोगे, यही वाली रिएक्शन है, सेम टू सेम, है ना। अगला बेटा सिनगैस किसे बोलते हैं, ये जो CO और H2 निकलती है ना, इसी का नाम सिनगैस है। CO + H2 सिनगैस होता है, पता है ना तो CO + H2 सिनगैस की एक प्रिपरेशन, एक प्रॉपर्टी होती है। सिनगैस की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है मीथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, ZNO और Cr2O3 200-300 ATM के आसपास और 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या बना लेता बेटा, मीथेनॉल। तो ये मीथेनॉल की बहुत बढ़िया मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, ध्यान रखना, है ना। अगली रिएक्शन बेटा कोल गैसिफिकेशन, क्या है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। देखो कार्बन की रिएक्शन H2O के साथ 1270 पे हो रही है, तो ये बनाता है CO + H2, ये भी क्या है, सिनगैस फॉर्मेशन है, ठीक है। और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक होती है, ये सब रिएक्शन याद होनी चाहिए ना। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, CO की रिएक्शन H2O के साथ, यहां जो CO बन रहा है ये फर्दर H2O के साथ रिएक्शन करता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 673 केल्विन, Fe2CrO4 होल थ्राइस आयरन क्रोमेट के साथ, तो ये देता है आपको CO2 + H2। तो अगर आपको मोर H2 का प्रोडक्शन करवाना है तो फर्दर रिएक्शन करा दो, ये एंडोथर्मिक होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना, ये रिएक्शंस याद रखना। स्टीम मीथेन कौन सी होती है, कोल गैसिफिकेशन कौन सी होती है, वाटर गैस शिफ्ट कौन सी होती है ना, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और मीथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, सिनगैस से। ओके चलें आगे, पॉज करके नोट भी करते जाओ, साथ साथ याद हो जाएगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। प्रॉपर्टी पढ़ लो, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कंबस्टिबल गैस होती है, ठीक है भाई। इट इज लाइटर देन एयर, एयर से लाइटर होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, H2 नॉन पोलर होता है और H2O पोलर होता है। सिंपल से एक बार रीड कर लेना इनको, है ना। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, H2 की प्रॉपर्टी, बहुत सारी रिएक्शन ये पहले से ही पता है, अरे यार क्या बात कर, H2 + X2 नहीं बता पाओगे, HX बनता है ना, H2 + O2 वाटर बनता है, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H नेगेटिव होता है इसका। ये हैबर्स प्रोसेस है, N2 + H2 क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये भी क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कितना आसान है, ठीक। वेजिटेबल ऑयल, निखिल के साथ वेजिटेबल ऑयल क्या बनता है, वनस्पति घी, कौन सा पति, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति घी बनता है इसमें, बहुत सिंपल रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटल + H2O बनेगा, कितना आसान है। Pd2+ के साथ करोगे तो रिड्यूस कर देगा, PD + H+ बनेगा, ऐसा कितना आसान। CO + R CH डबल बॉन्ड C, मतलब अल्कीन के साथ रिएक्शन, इसका नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। क्या नाम है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन कैसे कराओ, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। CO + H2 को मिक्स करके लिख लो HCHO, और H+ और CHO- मान के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो अल्कीन पर। क्या लगाना है, एंटी मार लगाना है, ठीक है। एंटी मार क्या कहता है, नेगेटिव आयन कहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा रिएजेंट का, अल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा जहां ज्यादा H होंगे, तो इधर ये नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली H इधर जुड़ जाएगा, तो RCH2 और एक और CH2 और एक CHO आ जाएगा यहां पर, ठीक। अब फर्दर H2 के साथ रिएक्शन अगर करानी है तो ये एल्डिहाइड है, रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, तो RCH2 CH2 और CHO रिड्यूस होगा किसमें, अल्कोहल में। इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, हो गई सारी, बहुत बढ़िया, नोट कर लो एक बार, बस देख लेना ये रिएक्शन है, ठीक। चलें आगे। ओके सर, बेटा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के बारे में समझ लो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं क्या कहानी है। ऑर्थो H2 कैसा होता है, ध्यान से देखना जरा, ये मैंने बना दिया क्या, H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके पास क्या होगा बेटा, इधर प्रोटॉन न्यूक्लियस होगा ना, इधर प्रोटॉन, ठीक,
इसी तरीके से यहां बना लो, पैरा कैसा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और इधर छोटू सा एक न्यूक्लियस, इधर एक न्यूक्लियस और इधर एक न्यूक्लियस, ओ भाई इधर एक न्यूक्लियस है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, H2 है ना मॉलिक्यूल का H2, ठीक है। इधर क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, कैसे, पॉप, प्रोटॉन अपोजिट पैरा, ऐसे याद कर लो, प्रोटॉन अपोजिट पैरा, पॉप, प्रोटॉन अपोजिट पैरा, मतलब प्रोटॉन का स्पिन अपोजिट होगा, प्रोटॉन का स्पिन अपोजिट होगा और इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में घूमेंगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पैरा हो गया। इधर इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम रहेगा और प्रोटॉन का भी सेम रहेगा, तो ऑर्थो हो गया। तो दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं बेटा, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, ध्यान रखना, पीओपी से याद रखो बस, प्रोटॉन अपोजिट पैरा, मतलब न्यूक्लियर स्पिन अलग होंगे, यहां पर न्यूक्लियर स्पिन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन दोनों में ही सेम होता है। पढ़ लो जरा क्या कह रहे हैं, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग है ना। इधर न्यूक्लियर स्पिन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा से, ध्यान रखना। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्थो का ज्यादा पैरा से, एमपीवीपी जैसी प्रॉपर्टी है। समझ गए बात को, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते बेटा, कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो यहां पर ऑर्थो वाला नहीं होता, 100% पैरा होता है 0 केल्विन पर, और लिक्विफेक्शन टेम्परेचर पर दोनों होते बेटा 50-50%, और रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा ये 75% और ये 25%। मतलब आप ये बोल सकते हो ऑर्थो कभी भी 100% नहीं मिलता, पैरा आपको एक बार ही 100% मिल सकता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, ठीक है। समझ गए बात को, 0 केल्विन को क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हो, ठीक है। नोट कर लो बस, एक बार देख लो क्या क्या होता है ना। आगे बढ़े, अगला बेटा हाइड्राइड्स, बहुत सिंपल है यार, क्या है इसमें। हाइड्राइड्स क्या 3 टाइप के होते हैं, मेटेलिक, आयनिक, कोवेलेंट, ठीक है। मेटेलिक हाइड्राइड कैसे होंगे आपके बताओ, डी ब्लॉक मेटल हाइड्राइड्स, ध्यान रखना, डी ब्लॉक मेटल हाइड्राइड्स, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके क्या, मेटेलिक। और मेटेलिक क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। जैसे आपको कोई एग्जांपल ऐसे दिया जाएगा, MH 2.87 1.15, इस टाइप से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, यहां कोई मेटल होगा। कोवेलेंट में बेटा 3 टाइप के होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, ये कौन से होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, है ना, 15, 16, 17 ग्रुप के, ठीक है। 15, 16, 17 ग्रुप के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से होंगे बेटा, 14 ग्रुप के, ठीक है, कौन से, 14 ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेटा ये कौन से होंगे, 13 ग्रुप के। देखो यहां पर ऑक्टेट पूरा होगा ही नहीं, जैसे BH3 एग्जांपल देखो ना, BH3, और यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोल रहा है। जैसे CH4 देखो, CH4 देख रहा है ना, अरे बेटा CH4 में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो रहे हैं, इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 बॉन्ड बने हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे, जिसमें लोन पेयर होगा, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, HF हो गया, इस टाइप के, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये सब आप जानते हैं पहले से। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा S ब्लॉक, क्या होते हैं, S ब्लॉक हाइड्राइड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्ट कुछ S ब्लॉक के ऐसे होते हैं जो कोवेलेंट में आते हैं, जैसे LiH हो गया, ठीक है, LiH नहीं सॉरी, MgH2 हो गया, BH2 हो गया, ठीक है, BeH2 हो गया, MgH2 हो गया, ठीक है, ये ETC इस टाइप के। और LiH भी होता है, हाँ सही है, LiH भी होता है, क्योंकि लिथियम का हाइड्राइड जो है वो कोवेलेंट होता है, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये कोवेलेंट होते हैं और बाकी सारे आयनिक होते हैं, ठीक है, समझ गए।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंपेयर कराओगे तो आयनिक का ज्यादा होता है, फिर मेटेलिक का होता है, ठीक है, मेटेलिक, और कोवेलेंट का सबसे कम होता है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इसमें फ्री आयंस मिल जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, और कोवेलेंट में तो बॉन्ड बना रहता है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। अगला है बेटा पानी, वाटर। क्या है, कितनी आसान रिएक्शन है। एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक नेचर कैसा, अमोनिया के साथ वाटर एसिड की तरह काम करेगा, तो NH4OH बना लेगा। सही ना भाई, अमोनिया बेस है, वाटर एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, NH4OH ऐसा बन जाएगा भाई, NH4 प्लस और OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसा। ठीक है, आप इसको एक्वस अमोनिया भी बोल सकते हो, समझ गए। अगर H2S है तो बेटा H2S किसकी तरह काम करेगा बताओ, H2S H प्लस देगा, ये ले लेगा, तो ये H प्लस लेकर क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, और H2S H प्लस देगा तो क्या बना लेगा, HS नेगेटिव। तो देखो ना, सिंपल है। इस वाली रिएक्शन में, ऊपर वाली में ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और नीचे वाली में बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों, H2S अच्छा एसिड है, इससे तो वाटर अपने आप को बेस बना लेगा, सिंपल है। रिडॉक्स रिएक्शन देखो जरा कितनी आसान है। वाटर की रिएक्शन Na के साथ क्या बना लेगा, ये बोलो, मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, F2 के साथ H2O की रिएक्शन ये क्या बना लेगा बेटा, HF प्लस O2 बना लेगा। CO2 की वाटर के साथ फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन याद होगी आपको, C6H12O6 प्लस क्या आता है, O2 आता है। ठीक है, प्लस H2O भी बनता है इसमें। ठीक है, ये सब रिएक्शन आपको पहले से पता है, बस एक बार देख लो क्या क्या हो रहा है, समझ गए। ओके, आगे बढ़े, चलो भाई। अच्छा, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो पहचान लोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीजन यहां -2 है, यहां ऑक्सीजन -2 है, Na0 है, यहां Na+1 है, Na का ऑक्सीडेशन, 0 से -1 इसका रिडक्शन। ठीक है, इस टाइप से यहां भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। केमिकल रिएक्शन देखो बेटा, ऑटो प्रोटोलिसिस, ये क्या होता है, वाटर अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेता है बेटा। कैसे, वाटर प्लस वाटर, एक क्या करेगा, H प्लस देगा, और एक क्या करेगा, H प्लस ले लेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हुए रिएक्शन। ठीक है, मतलब पूरे केमिस्ट्री की जितनी रिएक्शन थी सब एक में डाल दी H2 हाइड्रोजन में, है ना, हाइड्रोजन वाटर वाटर, ये चैप्टर ही ऐसा है, कहीं ना कहीं आपने रिएक्शन पढ़ रखी होंगी। हाइड्रेट फॉर्मेशन देखो जरा, हाइड्रेट फॉर्मेशन कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर कैसे, आपने ब्लू विट्रियोल का नाम सुना है, CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा CuH2O4, ध्यान से देखना, और क्या बनेगा, SO4 डॉट एक वाटर, और इसमें 4 वाटर यहां कोऑर्डिनेट करते हैं, ये वाला वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड करता है ना। अगर इसमें आपसे बॉन्ड पूछ ले कितने टाइप के हैं, तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, और आयनिक बॉन्ड भी है, Cu2 प्लस और SO4 2- के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। बेटा कितने टाइप के बॉन्ड है देखो, पहला आयनिक Cu2 प्लस और SO4 2- के बीच में, दूसरा कोवेलेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में या सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, तीसरा कोऑर्डिनेट, वाटर क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है किसको, Cu2 प्लस को, और चौथा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वाटर है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वाटर देखना जरा, जैसे CrCl3.6H2O, अगर इसका मैं एक कंपाउंड बनाऊं तो CrH2O6 ऐसा, और क्या है Cl3, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। 6 वाटर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वाटर है। इंटरस्टिशियल वाटर, जैसे BaCl2 का जो लैटिस होता है उसमें जो वाटर होता है वो उसके वॉइड में आ जाते हैं, तो इंटरस्टिशियल वाटर क्या होगा, वॉइड में अगर वाटर चला जाए तो BaCl2 के क्रिस्टल में वाटर चला जाता है बेटा, वॉइड में, क्रिस्टल में जो वॉइड होते हैं उसमें चला जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको, बस एक बार देख लेना, रीड करने वाला चैप्टर है पूरा, है ना, जहां जहां समझने वाला समझाते जा रहा हूं। चलो बेटा, हाइड्रोलिसिस भी तो करता है वाटर, कितनी सारी रिएक्शन पढ़ी है भाई, ये सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। P4O10 क्या बनाता है, H3PO4 बनाता है, फास्फोरस चैप्टर में पढ़ी थी। SiCl4 वाटर के साथ क्या बनाएगा, सिलिसिक एसिड बनाएगा, और वाटर निकाल के क्या बना दोगे फाइनल, SiO2 बना दोगे प्लस HCl बनेगा। N3- नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस अमोनिया निकलती है, और फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से फॉस्फीन निकलती है। सारी रिएक्शन कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी है, एक बार बस देख लो इनको। ठीक है, चलें आगे। ओके सर, आगे बढ़ो बेटा। हार्डनेस ऑफ वाटर पे चलेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर, बेटा वाटर जो हार्डनेस होती है वो 2 तरीके के, अब पहली बात तो हार्डनेस होती क्या है, वाटर होता क्या है पहले ये देख लो, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर। क्यों, हार्ड वाटर क्या करता है, हार्ड वाटर के बारे में लिख रहा हूं,
डज नॉट फॉर्म लेदर या स्कम विद सोप, सोप के साथ स्कम या लेदर नहीं बनाता है। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर फॉर्म लेदर विद सोप, ठीक है, लेदर विद सोप, सोप के साथ लेदर बनाता है मतलब स्कम बना लेता है। क्या कहानी होती है, सोप का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये सोप का मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। और इसकी रिएक्शन वाटर में प्रेजेंट, हार्ड वाटर में प्रेजेंट M2+ आयन जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से हार्डनेस होती है, उसके साथ होती है तो क्या बनाता है, C17H35CO होल ट्वाइस M प्लस क्या निकलेगा 2 Na+। अगर आपको बैलेंस करके लिखना है तो यहां 2 कर देना, सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस टाइप का कंपाउंड बना लेता है, ऐसा बोलो। तो M2+ आयंस की वजह से हार्डनेस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हार्डनेस होती है, ठीक है, समझ गए बात को। चलो भाई आगे बढ़े, देख लो एक बार, रीड कर लो। चलो भाई, अब बेटा हार्डनेस 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब CaHCO3 होल ट्वाइस, इसकी वजह से, और MgHCO3 होल ट्वाइस, ऐसे। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे CaCl2, CaSO4, MgCl2, इनके प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। ये टेम्परेरी और ये परमानेंट। कैसे याद करोगे, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसकी वजह से कौन सी हार्डनेस होती है, तो ऐसे याद कर लो, BSc का टॉपर, ऐसे BSc का टॉपर, क्या BSc का टॉपर, BSc का टॉपर, क्या मतलब है इस चीज का, B का मतलब बाइकार्बोनेट टेम्परेरी, सल्फेट क्लोराइड परमानेंट, ऐसा BSc का टॉपर, बाइकार्बोनेट टेम्परेरी, सल्फेट क्लोराइड परमानेंट, BSc का टॉपर, ऐसे याद कर लेना आप इसको, है ना, ये ट्रिक है अपनी। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़े, चलें, बहुत आसान है, चलें बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब बेटा रिमूवल करना है, हार्डनेस का रिमूवल करना है तो टेम्परेरी का करेंगे और परमानेंट का करेंगे। पहले टेम्परेरी का देख लो, सिंपल बॉइलिंग से ही रिमूव हो जाती है टेम्परेरी। कैसे, CaHCO3 होल ट्वाइस क्या करता है, CaCO3 प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाता है, प्लस CO2 वाटर बनेगा, ठीक। जबकि मैग्नीशियम में क्या बनता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, ध्यान रखना, यही तो होता है केमिस्ट्री में, ठीक। कैल्शियम में कार्बोनेट बनता है और इसमें MgOH होल ट्वाइस बनता है। क्लार्क्स मेथड है अगला, जैसे आपने बॉइलिंग कराई उसी से ही आप कनेक्ट करके क्लार्क्स मेथड कर सकते हो। CaHCO3 की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर के साथ होती है, तो ये क्या देता है, ये देता बेटा CaCO3, इसका प्रेसिपिटेट प्लस CO2 बना देगा, प्लस H2O बना देगा। जबकि Mg वाले में क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस PPT बनेगा, और क्लार्क्स मेथड में कैल्शियम लिया है तो वो अपना कार्बोनेट बना लेगा, मतलब ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर दो, प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, समझ गए बात को, बहुत आसान है, एक बार देख लो किसमें क्या बनता है, कैल्शियम में कार्बोनेट बनाना, मैग्नीशियम में हाइड्रोक्साइड बनाना, बस टेम्परेरी हार्डनेस में ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रखना है आपको, है ना। चलें आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बेटा परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, वॉशिंग सोडा जानते हो, Na2CO3 उसका एनहाइड्रस पार्ट है वॉशिंग सोडा का, है ना। तो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन, M यहां पर क्या है, M है बेटा कैल्शियम या मैग्नीशियम, देखना जरा, बहुत आसान रिएक्शन है, कैटायन एनायन एक्सचेंज करना है। कैसे, M2+ माइनस Na+CO3 2- क्या करोगे, Na का Cl से कॉम्बिनेशन, M का CO3 से कॉम्बिनेशन, तो MCO3 PPT बन जाएगा, प्लस NaCl बाहर। अगला भी ऐसा ही है, देखो इसमें भी आप क्या करो, कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो, तो Na का SO4 बन जाएगा और M का CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो Na का SO4 मतलब Na2SO4, सिंपल।
अगला बेटा कैलगन्स मेथड। कैलगन क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका नाम क्या है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। बेटा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ रिएक्शन होती है किसकी? किसकी? जो भी आपके आयंस हैं। किस आयन की वजह से होता है बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है। ठीक, तो कैलगन जो होता है ये होता है। इसको आप क्या करो, ऐसे लिख लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना? तो Na6 P4 क्यों आ गया? 6 18 P6 आएगा यहां पे, है ना? ये गलत लिखा है। Na6 P6O18। आप क्या करो, यहां से 2 Na आप अलग कर दो। ठीक है, रिएक्शन हम ऐसे समझाते हैं। 2 Na अलग कर दिया तो बना Na4 P6O18 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन M2+ है। मुझे एक बात बताना, M पर कितना चार्ज है बेटा? 2+, और Na पर कितना है? 1 ही प्लस है। इसका मतलब मैं 2 Na को हटाकर एक M2+ डाल सकता हूं। तो यहां से 2 Na हटा दो तो क्या आएगा? Na2M। मेटल को आपने क्या करा? ट्रैप कर लिया और इसको आपने सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो ये बन जाता है, प्लस 2 Na और निकल जाते हैं इस तरीके से। तो मेटल को आपने क्या करा? कंपाउंड के अंदर ट्रैप कर लिया, और उसी आयन की वजह से ही तो हो रहा है ये हार्डनेस, तो उसको रिमूव कर लो, है ना? कैलगन्स मेथड है, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा जियोलाइट या परमुटेट। जियोलाइट किसे बोलते हैं? देखो ये जो लिखा है ना, ये जियोलाइट क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने कार्बन फैमिली में दिया था। SiO2 के स्ट्रक्चर में कुछ SI हटा के Al लगा लो, है ना? तो जियोलाइट का स्ट्रक्चर बेटा हम ऐसे लिखते हैं, Na अलग कर लिया और इस पूरे को, किसको? इस पूरे को क्या लिख दिया? Z लिख दिया, जिसको नाज बोल रहे हैं, NaZ। तो NaZ क्या करता है? M2+ के साथ रिएक्शन, तो ये क्या बना लेगा? MZ2। मतलब आपने क्या करा? मेटल को ट्रैप कर लिया जियोलाइट के अंदर और क्या निकाल दिया? Na+। ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने देखो कर क्या रहे हैं? हम कैटायन को अलग कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं? कैटायन की वजह से Ca2+ और Mg2+ की वजह से तो हो रही थी हार्डनेस, उसको सेपरेट कर रहे हैं बस, है ना? अगला बेटा सिंथेटिक रेजन मेथड। RSO3H से बेटा RNA में कन्वर्जन कर लेते हैं और RNA की M2+ से रिएक्शन करा देते हैं। R मतलब बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो ट्रैप हो जाते हैं, M2+ उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये बना लेता है MR2 + 2 Na+, इस तरीके से। तो सिंथेटिक रेजन मेथड में क्या होता है? हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो सल्फोनिक एसिड होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं RNA में, और उसकी रिएक्शन M2+ से करा के उसको ट्रैप कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, बहुत बड़ी चेन्स होती है इसमें, है ना? तो ये सिंथेटिक रेजन मेथड होता है, नोट कर लो। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस एक बार देखना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस एक होती है, देखना ध्यान से। एक होती है बेटा कैटायनिक एक्सचेंज और एक एनायनिक एक्सचेंज। कैटायनिक एक्सचेंज में क्या होता है? जो M2+ है वो RH में ट्रैप हो जाता है, H+ निकल जाता है। और एनायनिक में क्या होता है बेटा? RNH3+ बना लेता है और OH- बना लेता है। और OH- जो है एक्सचेंज फॉर किसके लिए होता है? ये एक्सचेंज फॉर जो भी आपके आयन है, कौन से? Cl-, SO4 2- और HCO3-। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड या सल्फेट की वजह से ही थी, तो ये आप रिमूव कर सकते हो, OH- को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज है, मतलब क्या करना है आपको? आयन ही तो एक्सचेंज करना है बस, है ना? यहां आप किससे एक्सचेंज कर रहे हो? H से कर रहे हो। यहां किससे एक्सचेंज करोगे? OH से करोगे। तो ये क्या हो गया? कैटायनिक, ये एनायनिक, सिंपल है ना? चलें आगे। वेरी नाइस। अगला बेटा PPM। हार्डनेस से रिलेटेड एक टर्म होता है जिस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आप मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में करते हो। मैं आपको बस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं PPM टर्म क्या होता है। बेटा PPM होता है आपका, जैसे आपको बोला कोई भी कॉन्सेंट्रेशन PPM में, ठीक है? तो PPM में हम ऐसे लिखते हैं कि बहुत सिंपल है। मान लो मेरे पास लिखा है सपोज 10 PPM, तो 10 PPM का मतलब क्या है? PPM का मतलब क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। या तो एक काम करता हूं मैं, सीधा फॉर्मूला लिख दूं, मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेशन इन PPM, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये फॉर्मूला होता है PPM का। ठीक है, और यूजुअली सॉल्यूशन क्या होता है आपका? वाटर। और PPM में पता क्या होता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ट्रेसेस में होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को आप नियरली इक्वल ले सकते हो, पानी लेकर सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो, चलो एक बार डिफाइन भी कर देता हूं मैं, अगर X PPM लिखा है
तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है x ग्राम, बहुत कम होगा जो कि है ना, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। और वो क्या लेते हो आप, सॉल्यूट तो बहुत कम होता है, इसका मतलब पानी ले सकते हो, है ना। तो x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में। आप बताना मुझे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है ना, मतलब वेट और वॉल्यूम इन ml सेम चीज हो जाएंगी क्योंकि डेंसिटी 1 है। अरे यार डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास है 10 की पावर 6, डेंसिटी 1 है, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 10 की पावर 6 ml नहीं आ गया, कितना आसान है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और ध्यान से देखना जरा, और मैं लिख सकता हूं x ग्राम सॉल्यूट, क्या x ग्राम सॉल्यूट इज, वेरी नाइस, सही जा रहे हो बिल्कुल, इज प्रेजेंट इन क्या बेटा, 10 की पावर 6 ml वाटर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, है ना। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। और सॉल्वेंट क्यों ले लिया हमने यहां पर, क्योंकि सॉल्यूट ट्रेसेस में होता है, बहुत कम होता है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेम मान सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, मैंने समझा दिया आपको, कैसे अप्लाई करोगे आप देख लेना, है ना। चलें आगे। अगला बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बड़ा सिंपल है, देखो BaO2, ये क्या है, बेरियम पेरोक्साइड है, क्या है ये, बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड। तो बेरियम पर ऑक्साइड के साथ H2SO4 की रिएक्शन बहुत आसान है, क्या करो, पहले तो तुम पानी हटा दो, क्या लिख लो, इसको ऐसे लिख लो BaO2 और H2SO4। अब आप क्या करो पता है, कितना आसान लिख दिया मैंने, देखो ये निकाल दो, खत्म। तो क्या बन गया, बासोफोर प्लस H2O2, पानी तो आपने हटा ही दिया पहले ही, देखो कितना आसान है, बन गया H2O2। अगला देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होता है बेटा, H प्लस होता है और HSO4 माइनस होता है। अब ये HSO4 माइनस जो एनायन है, ये कहां जाता है, एट एनोड ये रिएक्शन होती है, कहां होती है, एट एनोड ये रिएक्शन होती है, तो ये बना लेता है मार्शल एसिड H2S2O8, क्या नाम है इसका, मार्शल एसिड या पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन फैमिली में बताया था मैंने, है ना। और इसमें जब आप पानी डालोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो 2 मोल बनेंगे H2SO4 के, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O2 निकल जाएगा। कैसे कर सकते हो रिएक्शन, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, देखना, मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, अरे बिल्कुल पता है यार, देखो ऐसा होता है मार्शल एसिड। अब आपको इसे हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कैसे करोगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्या, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इसको H दे दोगे, इसको OH दे दोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इसको H और इसको OH, तो 2 मोल H2SO4 प्लस H2O2, कितना आसान है ना। अगर D2O2 का लैब मेथड आपको बताना है, किसका, D2O2 का लैब मेथड आपको बताना है, तो मार्शल एसिड का ही एक सॉल्ट अपन ले लेते हैं, यहां पर क्या ले लेते हैं, देखो अपन ऐसा ले लेते हैं, यहां के ले लेता हूं, है ना। अगर लैब मेथड D2O2 का बताना है तो यहां पर मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसका D2O के साथ रिएक्शन करा दो, किसके साथ, D2O के साथ, ठीक है, तो D2O2 बन जाए, कैसे, अब आप बॉन्ड किससे तोड़ोगे, D और OD से, किससे तोड़ोगे, D और OD से, मतलब क्या बन गया, यहां पर बीच में तो D2O2 बन गया, और दोनों टर्मिनल पे इधर और इधर KDSO4 बन गया, KDSO4 बन गया, ऐसा, ठीक है। तो आप क्या कराओ, K2S2O8 के साथ D2O की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, K2S2O8 के साथ D2O की रिएक्शन क्या बनाएगा, D2O2 प्लस KDSO4 इज द फाइनल आंसर, समझ गए। तो D2O की लैब मेथड क्या होती है, ऐसा ही होती है जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस वाली होती है, उसी जैसे ही रिएक्शन, है ना। चलें आगे, रिएक्शन देख लो एक बार कैसे कराई मैंने, ओके वेरी नाइस। चलो बेटा इंडस्ट्रियल मेथड देख लेते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, इससे बनता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, है ना, और H2O2 बन जाएगा, देखो ऑक्सीडाइज करोगे तो H2O2 बन जाएगा, और रिड्यूस करोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, देखना जरा, ये बन जाता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, ऐसा, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, H2O2, ये डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, इसको क्या बोलते हो, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन
फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन है, रिवर्स रिडक्शन है, सिंपल है, देख लो एक बार। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अगला बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना जरा। केमिकल प्रॉपर्टीज में मुझे एक बार बताना, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1 होती है ना। H2O2 में ऑक्सीजन की -1 होती है ना, तो -1 से -2 में भी जा सकता है और -1 से 0 में भी जा सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन दोनों। इसका मतलब H2O2 दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और दोनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक और बेसिक। देखो जरा कुछ रिएक्शन, अगर एसिडिक मीडियम में मैंने कराई H2O2 की रिएक्शन, तो मैं ये बता रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाली। ठीक है, ये दोनों इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाली, मतलब खुद को तो रिड्यूस करेगा। तो वाटर खुद को, सॉरी, H2O2 खुद को रिड्यूस कर लेता है वाटर में, ध्यान से समझना। H2O2 बेटा खुद को रिड्यूस कर लेता है, H2O2 खुद को रिड्यूस कर लेता है किसमें? वाटर में। तो -1 से -2 और Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? Fe+3 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। H2- जो है, H2-, ध्यान से देखो, H2- जो दिख रहा है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा SO4 2- में और खुद रिड्यूस हो जाएगा H2O में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, बेसिक मीडियम में देखो, बेसिक मीडियम में क्या होगा? Fe+2 तो +3 में चला जाएगा और H2O2 OH- में आ जाएगा। OH- में भी तो ऑक्सीजन की -2 होगी, बेसिक मीडियम में तो OH- आ जाएगा। Mn+2 बेटा, Mn+2 Mn+4 बना लेगा, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, और ये क्या बना लेगा बेटा? OH- बना लेगा, ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। अगला बेटा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे तो खुद को ऑक्सीडाइज कहां करेगा? 0 में, मतलब O2 में। तो H2O2 बेटा अपना O2 बना लेगा, और Mn एसिडिक मीडियम में MnO4- किस में कन्वर्ट हो जाता है? Man2+ में। सिंपल सिंपल रिएक्शन है ना, बैलेंसिंग आपको आती है, रिडॉक्स में आपने पढ़ रखी है। HOCl से बेटा बन जाएगा HCl, और ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा O2 में, प्लस H2O बन जाएगा इसमें। ठीक, बेसिक मीडियम में देखना जरा, MnO4- बेटा MnO2 बना लेता है। एक्चुअल में ये अल्कलाइन होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता, अल्कलाइन होता है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। अगला H2O2 तो देखो O2 में कन्वर्ट होना ही है, और I2 को रिड्यूस कर देगा ये माइनस में। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है, बड़ी आसान रिएक्शन है, बस देख लो, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपका H2O2 है, ठीक है, तो H2O2 एसिडिक मीडियम में पानी में कन्वर्ट होता है, देखो, बेसिक मीडियम में OH- में। कब? जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें O2 में ही कन्वर्ट होता है, चाहे आपका एसिडिक मीडियम हो, चाहे आपका बेसिक मीडियम हो। ठीक है, ये कहानी है इसकी, नोट कर लो इसको जल्दी फटाफट से। ठीक है, लिख लो एक बार अच्छे से। चलें आगे। बेटा स्ट्रक्चर एक बार देख लो कैसा होता है, इसको बोलते हैं अपन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बुक है क्या मेरे पास? आज तो नहीं दिख रही, चलो ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं समझा देता हूं आपको, ऐसी किताब है, ये दिख तो है नहीं रही किताब, ऐसी है। ठीक है, ऐसा होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, यहां O मान लो, उसका यहां से बॉन्ड गया, सॉरी O नहीं, H मान लो, H, यहां H मान लो, इधर बॉन्ड गया O आया, इधर बॉन्ड गया O आया, फिर इस वाले प्लेन में इधर H आ गया। ठीक है, इस वाले प्लेन में H आ गया, तो ऐसा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से है ये। ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये आप बस एक बार देख लो क्या क्या होता है इसमें। किसमें? गैस फेज में। गैस फेज में बेटा 95 पिकोमीटर ये लेंथ होती है, इसमें 98.8 होती है। ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने सीधा छाप दिया है ना। ये बॉन्ड लेंथ होती है 147.5, ये 145.8। ये एंगल होता है 94.8, वहां होता है 102। ये एंगल 111.5, वो 90.2, नियरली 90 होता है। और सॉलिड फेज एग्जिस्ट करता है 110 केल्विन के आसपास, और ये गैस फेज होता है आपका, है ना। तो बस एक बार देख लो, इधर बॉन्ड लेंथ क्या है? कम, इधर ज्यादा, इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर कम है। ठीक है, एंगल इधर ज्यादा है, इधर कम है, एंगल इधर कम है, इधर ज्यादा है। ठीक है, मतलब देख लो एक बार आप अपने तरफ से। ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। अगर मैं बुक इसमें बना के बताऊं, तो मैं बुक बना के एक बार ट्राई करता हूं बनाना। ओपन बुक लाइक कुछ इस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी, ऐसा होता है ओपन बुक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगा है।
ऐसा देख लो, ओपन बुक, ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक बार बस देख लो एंगल वगैरह क्या होते हैं, और क्या करूं मैं इसमें चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2, H2O2 क्या होता है, ब्लीच। आप देखना ध्यान से, 3 ब्लीचिंग पढ़ ली बेटा अपन ने, क्लोरीन की और SO2 की, अब तीसरी आ गई H2O2 की। ये 3 ब्लीचिंग इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से SO2 की ब्लीचिंग रिडक्टिव और क्लोरीन और H2O2 की ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होती है बेटा, है ना। तो क्या होता है, H2O2 क्या करता है, H2O देता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और जो भी हमारे पास कलर्ड मैटर होते हैं, कलर्ड मैटर, उनको क्या कर देता है, कलरलेस। और किससे कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ब्लीचिंग परमानेंट है। यस यू आर राइट। तो क्या लिखेंगे, परमानेंट ब्लीचिंग, परमानेंट और ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। परमानेंट है और क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव है और परमानेंट है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गई बेटा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। आगे बढ़े बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ किसकी देख रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 का बेटा दूसरा नाम परहाइड्रोल भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, परहाइड्रोल। लैब में जो बॉटल रखी होती है ना, उसमें परहाइड्रोल लिखा रहता है, और उसके ऊपर पता क्या लिखा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड सो ऑन, ऐसा लिखा रहता है। परहाइड्रोल की जो बॉटल होती है H2O2 की, लैब में कभी लैब गए हो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है ये। अब इसका मतलब क्या है, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम। ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कहता हूं क्या, X वॉल्यूम H2O2, तो इसका मतलब समझ लो क्या है, X वॉल्यूम H2O2। तो बेटा इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 1 लीटर H2O2 गिव्स क्या, X लीटर O2 एट STP अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ये वाली, 2H2O, 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2, सही है, 2 2 4 2 4, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, 1 लीटर H2O2 क्या दे रहा है, X लीटर O2 दे रहा है STP पर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपके सामने हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, अगर मैं आपसे बोलूं इसके मोल कितने हैं, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। क्या इसके कितने मोल हैं बेटा, 2 मोल हैं। अगर इसके 2 मोल हैं तो O2 का कितना वॉल्यूम होगा STP पर, हम क्या बोलेंगे, 22.4 लीटर, सही है ना। तो इसके 2 मोल से 22.4 लीटर हैं। तो बताओ इसका अगर X लीटर बने तो ये कितने मोल यूज होना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगाओ, 2/22.4 मोल, कितने से, 1 लीटर से। तो X लीटर से कितने, X लीटर के यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कट गया, 11.2 आ गया नीचे, तो X बाय 11.2 मोल, सही है, बिल्कुल सही है ना। मतलब मोल पता चल गए किसके, H2O2 के, वॉल्यूम सामने लिखा है, मोलैरिटी आ गई ना। यस बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगले पेज में ऐड कर देता हूं, यहां मोलैरिटी आ गई ना आपकी, देखना आपको 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 मोलैरिटी पता चल गई क्या, देखो जरा, मोलैरिटी M क्या आ गए, मोल कितने आ गए थे, X बाय 11.2, और वॉल्यूम कितना है बेटा 1। अरे कैसी बातें कर रहे हो पागल लोग, कैसे देख रहे हो, देखो 1 लीटर है ना, और X लीटर से मोल कितने आ गए, X बाय 11.2, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मोलैरिटी आ गई, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, 11.2 इंटू M, सही है। इसका मतलब मैं फॉर्मूले बना रहा हूं अब, क्या X क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या आ गया, 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मेलिटी, और H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है बेटा 2, तो यहां से तुम्हारी मोलैरिटी कितना लिख दूं मैं, नॉर्मेलिटी बाई 2, और यहां पुट करूंगा मोलैरिटी को n/2, 11.2/2 5.6, तो अगला फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का आ गया 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ऐसा, ठीक है।
तो ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, तभी काम बनेगा। मैंने एक बार डेरिवेशन भी बता दिया है आपको पूरा, है ना, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो आप, ये ध्यान से देख लो आप, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है स्ट्रेंथ, ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर मुझे निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कैसे निकालोगे। अच्छा, मोलैरिटी को ही मैं कन्वर्ट कर लूं, कैसे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या एक काम करो ना, इक्वेशन से ही चल लो, कैसे देखना, देखना ये जो मोल लिखा है ना, मोल, इसको मैं वेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। अरे बेटा H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 34 होता है ना, तो इसी को मैं वेट में कन्वर्ट कर लूं तो कितना, 2 × 34 ग्राम बोल सकता हूं, मतलब 68 ग्राम। यही सारी कहानी चलने दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 68/11.2, नहीं 68 रुको, 2 मोल है ना, 2 मोल मतलब 68 ग्राम, तो 68/22.4, 68/22.4, 68/22.4, ये क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और वेट आ गया, और ये दिया है आपको वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो 68/22.4 स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो 68x/22.4, या एक काम करो, इतना ज्यादा लंबा भी मत करो, यहीं पे आ जाओ, यहीं आ जाओ ना, क्या देखना, मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और सॉरी, अरे क्या लिख रहा हूं यार, मोलैरिटी को क्या लिख सकता हूं, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल को क्या लिख सकता हूं, वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी, सही जा रहा हूं, और वेट अपॉन वॉल्यूम को स्ट्रेंथ लिख दूं, और 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 34 हो गया, ठीक है। तो ये कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, कर ही लेते हैं यार, डायरेक्ट दिमाग में हो नहीं पा रहा, 11.2 इंटू मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी को, ठीक है, 11.2 इंटू मोल को क्या लिख दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ हो गया ना सही, और वेट अपॉन वॉल्यूम, ये इसको मैं लिख रहा हूं स्ट्रेंथ S, तो 34/11.2 इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका बेटा फॉर्मूला बन गया, है ना। यहां किसका लेता हूं, ये बन गया, और ये स्ट्रेंथ किसमें है बेटा, ग्राम पर लीटर में, ध्यान रखना। अब अगर आपको निकालना है स्ट्रेंथ किसमें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml, तो 100 ml में कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दें। तो अगर आपसे पूछे स्ट्रेंथ किसमें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे फॉर्मूले होते हैं इसमें ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो S/10 लिख देता हूं, और S किसमें, ग्राम पर लीटर में, दिख रहा है इतना, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेंथ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगी, क्यों, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसके लिए डिफाइन करते हो, 100 ml के लिए डिफाइन करते हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 100 ml के लिए डिफाइन करते हो आप, है ना। तो 1000 ml में इतना है, ये स्ट्रेंथ है, तो 100 ml में डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो 100 ml में आ जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। मोलैरिटी आ गई, ठीक है, और क्या हो गया, अच्छा इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो आप, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में, अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बताऊं, अरे बताऊं क्या, मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्या ये बात सही है, चेक कर लेते हैं। मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, ग्राम पर लीटर आ जाएगा, क्या ये बात सही है, देखो जरा, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर, और मोल हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट से, अरे क्या बात है पंकज सर, दिमाग लगा ही लिया, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, खत्म, ठीक है। तो ये अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना, फिर भी मैंने एक बार ड्राइव कर दिया तो लिख लेना, आपकी इच्छा है, मोल कॉन्सेप्ट में काम आएगा। फाइनल फॉर्मूले जो लिख रहा हूं मैं आपके काम के, ठीक है, फाइनल फॉर्मूले लिख रहा हूं आपके काम के, बाकी डेरिवेशन मैंने एक बार करके आपको दिखा दिया है। फाइनल फॉर्मूले क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू एम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू एन, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, कितना आसान हो गया आप देखो, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय 10, खत्म,
ठीक है, ये क्या थी ग्राम पर लीटर में, और ये क्या थी ग्राम पर ml में होता है। ठीक है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी ग्राम पर ml नहीं, पर 100 ml में। चलो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो सीधा लिख ही रखा है ना हमने वैसे भी। लो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये याद करके जाना, छोड़ना नहीं, याद करके जाना, फिजिकल में काम आएंगे ये, है ना। चलें आगे, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं बेटा। D2O पढ़ लेते हैं, D2O। D2O कितना आसान है, ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बाइड बेटा कैसा दिखता है, Ca2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड माइनस माइनस। D2O कैसा दिखता है, D प्लस और OD माइनस, क्रॉस में जोड़ दो ना, इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका एनायन इसके कैटायन से, तो बनेगा C2D2 प्लस Ca के साथ क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, सिंपल है। अगला SO3 का पानी के साथ क्या बनता है, H2SO4, इसके साथ बनेगा क्या, D2SO4। अरे ये एसिड एनहाइड्राइड का कॉन्सेप्ट है। Al4C3 कैसा होता है बेटा, ये आयनिक होता है ऐसा, 4 Al3 प्लस और 3 C4 माइनस। ठीक है, तो C वाले को D मिल जाएगा D4 प्लस Al को OD मिल जाएगा, तो AlOD थ्राइस, ऐसा आ जाएगा, सिंपल, सही ना। चलो भाई, D2O को न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, मॉडरेटर वॉडरेटर सब होता है, आपको पता है ना। चलें आगे, चलो बेटा प्रैक्टिस कर लो। क्या PH4 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये रीजन पूछा जाए तो आप बोलना ड्यू टू हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2। ठीक है, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, डेल्टा H A लिखते हैं, एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों ऐसा क्यों होता है, नहीं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हाई में तो अच्छा हो जाएगा ना। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों, हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब आपको बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और PH4 में H माइनस बनेगा, हाइड्राइड है ना, H माइनस बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम रही होगी, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, ये किसकी एफिनिटी और एटमाइजेशन की बात चल रही है, हाइड्रोजन के, है ना। यहां इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ब्लू विट्रियल, अभी मैंने आपको लिखाया था CuH2O4 SO4.H2O, ऐसा होता है। अब देखना जरा, यहां एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर 2+, उसको मिलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ये 4 वाटर। ठीक है, ये 4 वाटर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसा आप दिखा सकते हो, और इसके बाहर क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसा है ना, इस तरीके से दिखा देते हैं। और जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इस तरीके से शो कर सकते हो आप, दिखाना है बस आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। सही है, इस तरीके से दिखा सकते हो आप, है ना। चलें, ये तो खैर रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल तो किसी से भी दिखा सकते हो, रेजोनेंस करते हैं ये, है ना। तो 4 वाटर कोऑर्डिनेट करते हैं, SO4 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो अगर आपसे टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ ले, ठीक है, तो पहला क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में, कॉपर 2+ और वाटर के बीच में। ठीक है, 4 वाटर जो होते हैं। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। तीसरा आयनिक बॉन्ड किसके बीच में, Cu2+ के बीच में और SO4 2- के बीच में। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, SO4 और वाटर के बीच में। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इसमें बॉन्ड होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इधर का दिख रहा है आपको, कट तो नहीं रहा, वेरी नाइस, समझ गए कहानी, ऐसा होता है। चलें आगे, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अगला बेटा, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। सीधा 10 वॉल्यूम मतलब आपको X पता चल गया 10। अब लगाओ सीधे फॉर्मूले, क्या सीधा 10 इज इक्वल टू 11.2 इंटू एम, 11.2 इंटू एम, यहां से एम आ गया आपका 10/11.2। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 10/5.6,
जो भी मोलैरिटी आई ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रेंथ आ जाता है, तो 10/11.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 34 H2O2 का, सिंपल। और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया तो स्ट्रेंथ बाय 10, तो 340/11.2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 34/11.2 ये आएगा। 11 का ट्रिपल 33 होता है, 3 के आसपास आएगा, 3.4 शायद आता है, देख लेना इसका, अप्रोक्सीमेटली 3.4 लिख रहा हूं, परसेंटेज है ना। 3.4% का आप मतलब बताओ क्या हुआ, मतलब भी तो बता दो बेटा। 3.4% आंसर आया, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 3.4 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है 3.4 का? इसका मतलब है 3.4 ग्राम क्या H2O2 इज प्रेजेंट इन किसमें? 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम अगर स्ट्रेंथ है तो उसका मतलब ही ये होता है कि 3.4 ग्राम H2O2 है, अगर 100 ml सॉल्यूशन लिया तो। ठीक, कितना आसान है, समझ गए बात को? चलो बेटा, कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, कराओ जरा कंपेयर। पहली बात तो ये कि जब आइसोटोप आ जाते हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना ये पॉइंट, क्या? इन हैवियर आइसोटोप बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो ध्यान रखो आप। ये तो अपन ने ऑर्गेनिक में भी सीखा था, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है ना, तो 14 वाला की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा बोलते थे अपन, है ना। तो अगर हैवियर आइसोटोप है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो H2D2 का तो कंफर्म है, क्या? D2 का बेटा ज्यादा है किससे? H2 से, ये तो पक्का है। अब F2 आ गया यहां पर, ध्यान से देखना। F2 की बेटा इनसे भी कम होती, क्यों? F2 में पता क्या होता है? F2 में बेटा ऐसा होता है, लोन पेयर हैं 3-3, यस यू आर राइट, और 3-3 लोन पेयर है, भयंकर रिपल्सन, ठीक है। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, और वो H2 से भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए बात को? एकदम क्लियर। चलो, कंपेयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अरे यार ये तो बिल्कुल आसान है, बताओ। सॉरी, बहुत आसान है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बता सकते हो? आयनिक हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि H- के फॉर्म में रहेगा। तो आयनिक हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू कोवेलेंट, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दो, अरे साफ साफ दिख रहा है क्या? NaH इसकी ज्यादा अल्कली मेटल की ज्यादा होगी किससे? अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड से। तो इसकी ज्यादा होगी किससे? MgH2 से, ठीक है। और MgH2 तो वैसे भी कोवेलेंट में आता है, ठीक है। और वाटर क्या करता है? वाटर तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ना। NaH, क्योंकि इनमें H- रहेगा, इसमें भी क्या होगा? ये कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन है तो मेटल के ही हाइड्राइड ना, और वाटर तो प्योर कोवेलेंट है। तो आयनिक जैसा लगने वाला कोवेलेंट और फिर प्योर कोवेलेंट, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। क्लियर दिख रहा है एकदम झमाझम? चलो भाई, तो ये कहानी थी बेटा हाइड्रोजन चैप्टर की। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कहानियां चल रही थी, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर हमने यहां से शुरू किया था, आपका हमने बहुत भयंकर वाला वेलकम किया था, ठीक है। लैब मेथड इसकी क्या थी? हाइड्रोजन की लैब मेथड, Zn की रिएक्शन बेटा एसिड के साथ और बेस के साथ, जिसमें Zn का हमें क्या पता चल रहा था? एम्फोटेरिक कैरेक्टर। H+ के साथ रिएक्शन करके Zn2+ बना लेता है, H2 गैस निकल जाएगी, और NaOH के साथ सोडियम जिंकेट बना लेगा, ठीक है, H2 गैस निकलेगी। इलेक्ट्रोलिसिस कराना है आपको एसिडिफाइड वाटर का, आप तो सीधी सी बात यह है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H+ क्या है? कैटायन, कैटायन जाएगा कैथोड पे, OH- क्या है? एनाइन, एनाइन जाएगा एनोड पे। तो H+ तो तुम्हें H2 देगा और OH- तुम्हें O2 दे देगा, है ना। तो वही लिखा मैंने H2O2। अगर तुमसे ये पूछ ले कहां, तो भैया H+ तो कैटायन है ना, तो कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पर, और OH- एनाइन है तो एनाइन कहां जाएगा? एनोड पर। तो जो रिएक्शन होंगी, तो जो गैस निकलेंगी वो यहां पर निकलेंगी, सिंपल सा है। अगर हाई प्योरिटी का चाहिए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा लो एक्वा सॉल्यूशन का। इस तरीके से हमने रिएक्शन बताई। ये बैलेंस रिएक्शन मैंने क्यों लिखी? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा फैराडे लॉ का एक क्वेश्चन होता है, इतने इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितने मोल O2 निकलेंगे, तो उसके लिए जरूरत होती है। फैराडे लॉ जब लगाओगे तो इसमें 4 फैराडे ले लेना चार्ज, और इसमें भी 4 फैराडे चार्ज। इसके 4 फैराडे से 2 मोल H2 निकलेंगे, इसके 4 फैराडे से 1 मोल O2 निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलें आगे।
फिर बेटा हमने जो ब्राइन सॉल्यूशन है ब्राइन, तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हमने बनाया, बाई प्रोडक्ट होता है H2 यहां पर, है ना। तो NaOH यहां पर बेसिक होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक होता है, एनायन एनोड पर माइग्रेट करता है Cl2 और कैटायन H+ जाता है तो H2 दे देता है, ठीक है। अगला बेटा ये कुछ रिएक्शन है ना, ये डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेंगी। रिएक्शन ऑफ स्टीम एंड ऑन हाइड्रोकार्बन एंड कोक। हाइड्रोकार्बन बेटा ये है आपका, इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ हुई, CO और H2 बनता है। एक रिएक्शन मैंने यहां लिखी CH4 प्लस यहां H2 कर लिया ना, है ना। H2O 1270 पर निकल के साथ होगी तो CO प्लस H2 बनेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। सिन गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, मीथेनॉल प्रोडक्शन की। CO प्लस H2 ZNO प्लस Cr2O3 200 से 300 ATM 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड मीथेनॉल बन जाता है। कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन होती है बेटा, कोक की रिएक्शन H2O के साथ कराया था 1270 पे, तो CO प्लस H2 बनता है, यही सिन गैस होती है। और अगर आपको H2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, H2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करा दो। देखो यहां जो CO बन रहा है उसकी स्टीम से फर्दर फिर रिएक्शन करा दो तो H2 और बन जाएगा आपका, है ना। 400 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन क्रोमेट यहां पर कैटलिस्ट। ये एक्सोथर्मिक होती है, ये एंडोथर्मिक होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, लाइटर एयर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब चीजें, है ना। अच्छा ये ऐसा मत पढ़ना इनसॉल्युबल नहीं, पूरा इनसॉल्युबल पढ़ना है इसको, इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, पता चला इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा नहीं पढ़ना। ये यार बचपन से ये सब रिएक्शन, H2O2 बनता है, H2O H2 के साथ HX एंड गैबर्स प्रोसेस, ये सब पता है। ये बस मैंने एक तरीका बताया आपको। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या करो, CO प्लस H2 को मिक्स करके HCHO बना लो और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। क्या लगा दो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, ठीक है। और फर्दर रिडक्शन करा के अल्कोहल भी बना सकते हो, है ना। वेजिटेबल ऑयल निखिल के साथ वनस्पति घी दे देता है। मेटल ऑक्साइड अगर हुए तो उसको रिड्यूस करा देगा। मेटल ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, मेटल, कैसे पता चला, +2 से 0 जा रहा है ना, सिंपल। और हाइड्रोजन 0 से, यहां 0 है, 0 से +1, ठीक है। PD2 प्लस मेटल सॉल्ट के साथ PD में इसको रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया +1 में, है ना। तो ये कुछ रिएक्शन है इसकी। फिर बेटा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, सिंपल सी चीजें हैं। क्या, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम साइड है तो दोनों में ही होगा। यहां न्यूक्लियर स्पिन सेम साइड होगा, यहां अपोजिट होगा। पॉप से याद रखना, मैंने बताया था ना, P मतलब पैरा, O मतलब अपोजिट और P मतलब प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन स्पिन अपोजिट होगा, पैरा में अपोजिट प्रोटॉन या प्रोटॉन अपोजिट पैरा, ऐसा याद कर लो। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्थो की ज्यादा होती पैरा से, मेल्टिंग पॉइंट, वेल्डिंग पॉइंट, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि 100% ऑर्थो मिलता है कि नहीं, नहीं मिलता। 100% पैरा मिल सकता है लेकिन ऑर्थो 100% नहीं मिलता। 0 केल्विन पे 100% ये रहेगा, ये तो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर लिक्विफेक्शन टेम्परेचर H2 का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर पे पहुंचते तो 50-50% और रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पहुंचते तो 75 और 25 होता है। 100% ऑर्थो कभी नहीं मिलता, ठीक है। हाइड्राइड्स आप जानते हो, मेटेलिक हाइड्राइड नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, कोवेलेंट में 3 टाइप के, 15, 16, 17 ग्रुप, 14 ग्रुप, 13 ग्रुप। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आयनिक हाइड्राइड S ब्लॉक के होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, LiH, BH2, MgH2, ये क्या होते हैं, सब कोवेलेंट हाइड्राइड में आते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये आपको पता ही है। मेटल के साथ रिएक्शन, F2 के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, एक बार देख लेना। ऑटोपोटोलिसिस, वाटर का वाटर सही रिएक्शन। हाइड्रेट फॉर्मेशन इस टाइप के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़े थे। इंटरस्टिशियल वाटर क्या होता है, BaCl2 के लैटिस में जो वॉइड बनते हैं उसमें वाटर ट्रैप हो जाए, सिंपल सा है। ये सब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर हमने देखा, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, जो स्कम नहीं देता, जो लेदर नहीं बनाता वो हार्ड वाटर, जो बनाता है वो सॉफ्ट वाटर। सोप के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन इसको रिप्रेजेंट करती है। BSc का टॉपर याद रखना, बाइकार्बोनेट में टेम्परेरी, सल्फेट और क्लोराइड में परमानेंट, ठीक है, ये अपन ने लिखी रखा है यहां पर। अब हमें रिमूवल करनी है। बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड टेम्परेरी के लिए होते हैं, ये सब लिखी है। और ये ध्यान रखना, कैल्शियम तो कार्बोनेट बनाता है लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है तो कई सारे मेथड हैं, वॉशिंग सोडा हो गया, कैलगन्स मेथड हो गया, ये सारे, है ना, जियोलाइट हो गया, सिंथेटिक रेजन मेथड हो गया, आयन एक्सचेंजर हो गया, ये सारे के सारे एक बार देख लेना, एक बार रीड करने का है बस। PPM की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी किस तरीके से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। H2O2 बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, D2O2 का लैब मेथड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड, ये सब क्या डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में, ठीक। स्ट्रक्चर एक बार देख लेना इसका कैसा होता है। ब्लीचिंग एक्शन, इसका ब्लीचिंग एक्शन 3 ध्यान रखने, क्लोरीन, H2O2 और SO2, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करा मैंने आपको, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं लेकिन कर दिया, ठीक है। ये भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला है। फाइनल फॉर्मूले आपको ये याद रखने, ठीक है, फाइनल फॉर्मूले याद रखने।
और ये D2O का रिएक्शंस कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस हमने कर ली, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। तो जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं जो मेरे दिल में बहुत दिनों से थी और मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज सोचा कह ही दूं। आप लोग यहां पर आए और आपने हाइड्रोजन पढ़ लिया, ओ माय गॉड, हाइड्रोजन तक पहुंच गए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच हाइड्रोजन चैप्टर हमसे पढ़ने के लिए और फरवरी अटेम्प्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, जैसा बोलता जा रहा हूं वैसे करते जाओ, जो जो लेक्चर आते जा रहे हैं उनको अच्छे से करना है। क्या करना है, लेक्चर देखना है, डीपीपी आ रही है उसको सॉल्व करना है और पीवाईक्यू लगाने हैं, बस इतना काम कर लेना, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि बहुत सारी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की कवर हो जाएं, ठीक है, इतना मेरा मानना है कि एनसीईआरटी सारी की सारी कवर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में बेटा, ब्लॉक केमिस्ट्री ध्यान रखना, ब्लॉक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी हो गई आपकी, मेटलर्जी वगैरह हो गई, ये सब एनसीईआरटी से ही आता है, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, ठीक है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें आपकी किससे आती हैं, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी बिल्कुल भाई एक एक लाइन पढ़ के जाना है, किसमें, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तो चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पिछले 10 साल 15 साल का पैटर्न यही है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि सारे के सारे एनसीईआरटी कवर हो और एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समय कम बचा है ना। हम टारगेट किसे कर रहे हैं, फरवरी अटेम्प्ट को। फरवरी अटेम्प्ट देकर आओ, फिर अपन मार्च अटेम्प्ट के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, वो मैं लगवाऊंगा आपसे, है ना, ठीक है। और दूसरा ये करेंगे कि अपन कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, टाइम है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।